सो पहले रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में बेटा जो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, रिफ्रैक्शन कैसे प्रोसीड होती है, अगर हम मीडियम चेंज करें, ठीक है ना, यानी अगर लाइट आपके पास जो रिफ्लेक्शन थी, रिफ्लेक्शन के अंदर आपका मीडियम सेम था, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होती है बेटा उसके अंदर आपके पास जो लाइट रे है वो अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है, यानी फ्रॉम लेस डेंस से डेंसर मीडियम में भी जा सकती है, या आपके पास डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में भी जा सकती है। तो उन दोनों केसेस के अंदर आपकी जो लाइट रे होती है वो बेंड करती है। इस चीज को हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, रिफ्रैक्शन, सही है। अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज है बेटा, जो भी मीडियम है उसके अंदर जो बेंडिंग होती है उसकी, वो डिपेंड करती है कि आपका जो मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है, वो कितना डेंसर है, यानी वो ऑप्टिकली कितना डेंसर मीडियम। जितना ज्यादा वो डेंस मीडियम होगा ना, उतना ज्यादा आपकी लाइट रे उसमें से बेंड करेगी, ठीक है ना, उतना ज्यादा उसमें बेंडिंग होगी। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपके पास वो वैल्यू होती है या वो कांस्टेंट होता है जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो मीडियम मौजूद है वो ऑप्टिकली कितना ज्यादा डेंसर है या कम डेंसर है, या आपके पास बेंडिंग ज्यादा होगी या कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास ज्यादा है किसी मीडियम के, इसका मतलब उसमें लाइट रे की बेंडिंग भी ज्यादा होगी। अगर किसी आपके पास कोई ऐसा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है ना, उसकी वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब वहां पर लाइट रे की बेंडिंग भी कम होती है। हम निकालते कैसे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्नेल्स लॉ है। जो स्नेल्स लॉ, क्योंकि अभी आपकी बुक के अंदर या आपके लर्निंग आउटकम्स के अंदर नहीं है स्नेल्स लॉ, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ ने क्या किया था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक पीछे जो है एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि ग्लास स्लेब रखते हैं, ग्लास स्लेब रख के फिर हम जो है उसके अंदर से जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको जो है हम वेरीफाई भी करते हैं कि बेंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। बेंडिंग हमें कैसे पता चलेगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, अगर आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में पास कर रहे हैं तो वो लेस देन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि आपके पास इसने इस फॉर्मूले को, यानी फॉर्मूला क्या है इसका, साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। इसमें आई क्या है बेटा, आई इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आई कैसे बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरीफाई किया, इस एक्सपेरिमेंट को, कि हाउ इट इज अ कांस्टेंट। आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास स्लेब कंसिडर कर लेंगे, आपके पास एक ग्लास स्लेब है, ठीक है ना। इसने इस चीज को वेरीफाई कैसे किया, उसने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम यहां से इसकी सरफेस से, दिस इज व्हाट द नॉर्मल लाइन जो इस सरफेस पे मौजूद है। इसने ना डिफरेंट एंगल से लाइट रे को इंसिडेंट करवाया, ठीक है ना, एक इससे इंसिडेंट करवाया, तो अब आपके पास क्या है, जो आपकी जो लाइट रे है वो बेंड हुई होगी ऑफ कोर्स, सब बेंडिंग शो की आपकी लाइट रे ने, ठीक है ना। सिमिलरली फिर उसने क्या करवाया है कि एक और, मतलब यहां पर आपके पास ये एक इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। इसी तरह उसने क्या किया कि एक और एंगल से इसको इंसिडेंट करवाया, ठीक है ना, फिर ये और बेंड हो गई होगी। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास कम हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो, फिर उसने एक और, मतलब इस तरह उसने डिफरेंट एंगल से क्या करवाया, उसकी लाइट रे को इंसिडेंट करवाया। इंसिडेंट करवाने के बाद आपकी जो, आप देख रहे हैं कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी कम हो रहा है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, सही है। तो इस तरह से उसने बेटा डिफरेंट एंगल्स पे एंगल लाइट रे को इंसिडेंस करवाया और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली। तो जब भी उसने इन दोनों का रेशो लिया, किसका रेशो लिया, यानी फॉर ईच एंगल उसने क्या किया, रेशो फाइंड आउट किया, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, सो इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है ना। इस तरह से उसने एक फॉर्मूला जो है उसका एक जनरेट किया कि इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट ऑलवेज गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे भी वेरी करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी होगा। और जब आप इन दोनों का रेशो लेंगे, यानी साइन ऑफ आई लेंगे, साइन ऑफ आर लेंगे, उन दोनों का रेशो लेंगे, तो रेशो लेने पे जो वैल्यू आएगी इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी सेम।
फॉर द सेम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, यानी आप यहाँ पे कैसे पास कर रहे हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल एयर आपके पास लेस डेंसर मीडियम है और ये आपने लिया हुआ है ग्लास स्लैब, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, ठीक है ना, इससे आप लाइट रे को पास कर रहे हैं और उसमें आप डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट द डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन यू विल टेक द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, so you will get the same answer every time. This is how he find out the refractive index of that optically denser material. ठीक है ना, तो हमेशा ये कांस्टेंट होता है, कोई सा भी, चाहे मैं वाटर ले लूं, चाहे मैं ग्लास ले लूं, चाहे डायमंड ले लें, ठीक है ना, तो जितने भी आपके पास बेटा इस तरह के मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है, आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के मेथड से, और इट इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। इसकी पूरी जो टेबल होता है ये आपके पास गिवन होता है, इसकी वैल्यूज को देखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और उतना ज्यादा लाइट उसमें बेंड करेगी। और लाइट की बेंडिंग की वजह मैंने तुम्हें क्या बताई थी कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं उसमें एक्चुअली जो लाइट रे जब उसमें एंटर होती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है, उस स्पीड स्लो होने की वजह से वो बेंड करती है लाइट को, ठीक है ना, आपने उस एग्जैक्ट पाथ पे जिस पाथ से वो आ रही होती है उससे थोड़ा डेविएट कर जाती है, बाय बिकॉज ऑफ दैट डेंसर मीडियम इट्स स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है, तो जितना डेंसर मीडियम होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, इसका मतलब डिक्रीज होगी। ये चीज क्लियर हो गई ना कि, जी बस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द डेंसर द मीडियम, will be the value of the refractive index, ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है फॉर ईच फॉर द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट इज व्हाट कांस्टेंट, इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो इस तरह से आप कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ गई। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कोई भी दो चीजें अगर आपके पास गिवन है, आप कोई सी भी तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा इसका न्यूमेरिकल है आपके पास, और इसके मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो आपके पास किस में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाता है। दिया हुआ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर अ सर्टेन क्लासेस, वन पॉइंट सिक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हो, आपको क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कैलकुलेटर ले आइएगा बट अपना, फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 24, ठीक है, सिंपल आपके पास एन दिया हुआ है 1.6, कोई ग्लास है उसका 1.6 होना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, और उसके बाद आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है दैट इज व्हाट 24, आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो सिंपल आप जो है स्नेल्स लॉ कहलाता है ये आप अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट एन इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर, आपको निकालना क्या है साइन आर, साइन आर निकालने के लिए साइन आई डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा,
जी भाई, क्या आंसर आ रहा है जरा बताएंगे? अच्छा है, अपना कैलकुलेटर डिग्री में कर लेंगे। sin 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.6। आंसर क्या आ रहा है? 0.254। डिवाइड करने के बाद 0.25। अब इसका क्योंकि साइन ऑफ आ रहा है तो हम इसका साइन इनवर्स लेंगे। ठीक है ना, आर को यहाँ रखेंगे और फिर हम क्या लेंगे, साइन इनवर्स लेंगे। फोर्टी कितना आ पॉइंट रहा है? थ्री 14.73। 14.73। ठीक है, और अगर इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जैसे हमारे पास मोस्टली फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि यू हैव टू गिव द आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम इसको 15 डिग्री कर लें। ठीक है, क्लियर? तो बेटा इस तरीके से आप क्या करेंगे, इफ यू हैव गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन फाइंड आइदर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डिपेंड कि आपको क्या गिवन, या कभी आपको साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर गिवन है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकाल सकते। सही है। सो बहुत सिंपल से इसके आते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं आते। कभी कभार आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में इस तरह के कैलकुलेशन के आ जाते हैं। कर लिए कॉपी, पे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ बेटा। हो गया? कर ले। जब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, दैट इज व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक देखो जो हमने दो फिनोमेना पढ़े, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब जो हम थर्ड पे आ गए, दैट इज व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Total internal reflection is another formula for the light, but for that phenomena we must have to take care of two conditions. इसकी two conditions है, दो conditions fulfill होंगी तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। पहली कंडीशन आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगी, दैट इज इसमें लाइट रे को पास कैसे करना होता है बेटा आपको, फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से मैं अभी तुम्हें डिस्कस करवा रही हूँ, लिखेंगे हम बाद में, दोनों कंडीशन समझने के बाद। पहली कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहीं पे करना है, ठीक है, तो उसके लिए द फर्स्ट कंडीशन इट इज व्हाट, कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर। ठीक है ना, यानी ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम में उसको ट्रेवल करना है, यानी ये जरूरी है इसके। सही, मतलब आपने खुद से एज्यूम नहीं कर लेना कि एयर से ग्लास में आ रही है, नहीं, एयर से ग्लास में आ रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी नहीं हो, हमेशा डेंसर मीडियम, यानी ग्लास से एयर में जा रही हो या वाटर से एयर में जा रही हो, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पॉसिबल है, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पॉसिबल नहीं। सही है, ये चीज क्लियर हो गई? जी बस। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन आपके लिए क्या है कि आपके पास डेंसर से लेस डेंसर मीडियम। दूसरी कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, उसके लिए हमें एक एंगल का पता होना चाहिए। वो एंगल पहले हम समझ लेते हैं कि वो एंगल क्या है, वो है क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, तो दूसरी चीज जब हम ये दोनों कंडीशन सही से कर लेंगे तो फिर हम लिखेंगे दूसरी चीज बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, अभी हम पहले अब देखते हैं हम इस क्रिटिकल एंगल को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है ना, उसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन कंसिडर करते हैं कि आपके पास, हम इसके अंदर जो एपरेटस कंसिडर कर रहे हैं ना, जो एपरेटस हम ले रहे हैं जो हमारी लैब में भी अवेलेबल होता है, दैट इज व्हाट, जिसमें हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, दैट इज व्हाट, सेमी सर्कुलर ग्लास लैब। ठीक है ना, ये कैसी होती है सेमी सर्कुलर ग्लास लैब, यानी अभी आपने रेक्टेंगुलर ली थी ना, अब हम सेमी सर्कुलर ले, सेमी सर्कुलर यानी आपके पास एक ग्लास स्लैब है, जैसा आपका प्रोटेक्टर का शेप होता है ना, प्रोटेक्टर डी जो आपका होता है, बिल्कुल उस तरह, लेकिन ग्लास स्लैब होती है, मोटी होती है, उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, सेमी सर्कुलर लेने का मकसद क्या है, व्हाट इज द रीजन वाई वी आर टेकिंग सेमी सर्कुलर, उसका रीजन है। अच्छा पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा इसकी सरफेस से, ये समझो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर, दिस इज व्हाट द नॉर्मल। ठीक है, सेमी सर्कुलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो लाइट रे हम कैसे डेंसर मीडियम में लेकर आए, डेंसर मीडियम में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, या तो रे बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है, या तो सिंपल आपके पास कोई रे बॉक्स यूज कर लें आप, लेजर लाइट भी हमारे पास होती है, रे बॉक्स के अंदर एक्चुअली लेजर लाइट ही होती है। ठीक है ना, तो मोस्ट मोस्ट स्पेसिफिक टर्म इज व्हाट, द रे बॉक्स।
तो आप रे बॉक्स यूज कर लें, लेजर लाइट यूज कर लें, जिसके थ्रू आप क्या करें, लाइट को इंसिडेंस करवाएं। इंसिडेंस क्यों करवाएंगे, सेमी सर्कुलर सरफेस क्यों लिए, क्योंकि सेमी सर्कुलर सरफेस पे जब भी लाइट रे बेटा यहां से जाएगी, ठीक है ना, लाइट रे जैसे एंटर होगी, फॉर एग्जाम्पल यहां से आपकी एंटर हो रही है, एक पहले बना दूं ड्रॉ कर, ठीक है ना, स्ट्रेट ड्रॉ के सेमी सर्कुलर सरफेस में। अभी ये तो देखो, ये वाला जो मीडियम है वो लेस डेंसर एयर है तुम्हारा। सेमी सर्कुलर लेने का मकसद ये है कि ये हमेशा जब भी आपकी लाइट रे से स्ट्राइक करेगी ना एट द सेंटर, तो इट ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसकी वजह से लाइट रे स्ट्रेट पास हो जाएगी। आपने जब रिफ्रैक्शन मैंने करवाया था तो उसमें 3 चीजें बेटा हमने डिस्कस की। एक तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइट रे लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से लेस डेंसर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन द लाइट रे पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस, तो फिर क्या होगा, इट पासेस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, यानी बेंडिंग नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी। तो हमारा सेमी सर्कुलर सरफेस लेने का मकसद क्या है, ताकि जो आप लेस डेंसर मीडियम से लाइट रे पास कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाए, ठीक है, बेंडिंग ना हो। यानी जब वो लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में जा रही हो तो उस वक्त बेंडिंग ना हो। क्यों, क्योंकि हमें इससे आगे का काम करना है, हमें इस लाइट रे को इस डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में दोबारा से लेकर जाना है, क्योंकि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ना है। समझ में आ रही है बात, जी यस। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहां से आपको पता है लेस, ये क्यों गया तुम्हारे पास अब डेंसर मीडियम, ये वाला तुम्हारा क्या डेंसर, अब डेंसर मीडियम से उसको दोबारा से कहा जाना है बेटा, लेस डेंसर में, ठीक है ना। अब जब लेस डेंसर में जाना है यानी एयर में जाना है, तो आप डेंसर से लेस डेंसर में जाएंगे तो इट अवे फ्रॉम द, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे हो जाएगा अब आपके पास, ठीक है, यानी अब जो आपके पास बनेगी वो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही। अब आप कोशिश क्या करते रहेंगे कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते रहेंगे अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को। यानी अब नेक्स्ट टाइम अब आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया इसका, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने की वजह से ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्रेजुअली आप क्या कर रहे हैं, अपने जो रे बॉक्स है उसको इस तरह से मूव कर रहे हैं कि आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ा रहे हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब तीसरी दफा तुमने क्या किया, मजीद बढ़ा दिया, मजीद बढ़ा दिया, मैं कलर चेंज कर, सॉरी, ठीक है। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो और बढ़ाया। अब जब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ाया तो आपने क्या देखा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो आपकी लाइट रे है वो टोटली क्या हो गई, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी इससे अब आपके पास कितना एंगल बना है, यहां से नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो बैंडेड रे है, अब ये किस तरह से पास हो रही है, अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है ना। इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसपे आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो होती है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। क्लियर, सही। ठीक है ना। तो अब ये एंगल हमारे पास इंसिडेंस एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। अब हमें तो पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा, यानी अब हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया। क्रिटिकल एंगल क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो एंगल, क्रिटिकल एंगल को हम बेटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। दिस इज व्हाट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है हमारा वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज द मेन डेफिनेशन, ठीक है, ये मेन डेफिनेशन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल। सिंपल डेफिनेशन इसकी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन कभी कभार आ जाती है, अभी मैं लिखवा दूंगी, पहले समझ। दूसरी बात बेटा आपके पास क्या, हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि आपकी लाइट रे अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर आपने अपना इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा,
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी अब आपने नेक्स्ट सिचुएशन में क्या किया कि आप ग्रेजुअली क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे ना। अब नेक्स्ट सिचुएशन में आपने क्या किया कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आप वो ग्रेटर देन हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से। जब दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन मैंने क्या की थी कि डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में जाना चाहिए था। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्या आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जैसे ही अब आप दूसरी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी अब आपके पास दूसरे केस के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो एंगल है, सही है, इंसिडेंस एंगल जो है इट इज नाउ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जिसकी वजह से आपकी लाइट रे अब इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी बल्कि उसी सेम डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द सेम नहीं एंगल समझा, ऑफ, हाँ नहीं समझा। मतलब अभी तक वो बाउंड्री क्रॉस करी थी ना, लेस डेंसर मीडियम में जा रही थी ना, अब वो लेस डेंसर मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि उसी डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक मिनट मन क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट इसको बना नहीं पा रही हूँ बेटा यहाँ पे, यानी मुझे आपका सेम डेंसर मीडियम है, उसी डेंसर मीडियम के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अभी सही लग रहा है, सेम लग रहा है एंगल, यानी अब वो यहां से एंटर हुई, इससे पहले तो बाउंड्री क्रॉस करी थी ना, लेस डेंसर मीडियम में जा रही थी, ठीक है ना, अब लेस डेंसर मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि उसी डेंसर मीडियम में विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्री उसी डेंसर मीडियम में सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी आप ये इससे जो एंगल बनाया है ना, ठीक है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब इसी सेम एंगल से आपके पास ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, यानी जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रही बल्कि सेम मीडियम में ही सेम एंगल के साथ, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा था उसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप जब आपकी ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई, कौन सी दो कंडीशन, एक तो आपके पास डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जा रही है, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से आपने बड़ा ले लिया, ठीक है, नहीं लाइट रे को जब आप इंसिडेंस करवा रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है, ठीक है, तो उस पे आपकी लाइट रे अब आपके मीडियम से बाहर नहीं निकल पाएगी बल्कि उसी सेम डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई है बात, आ गए। तो पहली कंडीशन आपके पास बेटा क्या थी कि आपके पास जो लाइट रे है वो कैसे ट्रेवल करनी चाहिए, फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, तो वो तो कंडीशन आपकी चल रही थी कंटिन्यूसली। दूसरी कंडीशन आपकी कब फुलफिल होगी, जब आपके पास जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिससे आप लाइट रे को इंसिडेंस करवा रहे हैं वो ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल हमने समझ लिया था, क्रिटिकल एंगल वो एंगल था जिसपे आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल, ठीक है, यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल था जिसमें आपके पास जब आपने लाइट रे को इंसिडेंस करवाई, क्रिटिकल एंगल एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन उस वक्त जो रिफ्रैक्टेड रे जो बेंड हो रही है बाहर जब निकल रही है तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल, और अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लेब वो बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर अब आप नेक्स्ट जो सेकेंड कंडीशन है जो आपको बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी जब आपके पास क्रिटिकल एंगल आया है इसके अंदर, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंसिडेंस करवा रहे हैं जो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, तो आप लाइट रे जो है वो बेटा आपके पास बाहर नहीं जाएगी, मीडियम क्रॉस नहीं करेगी अपना, बल्कि उसी सेम डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो एंगल, जिस एंगल से आपकी इंसिडेंस होगी ना रे, उसी सेम एंगल से वो उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये फिनोमेना आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, जो आपके पास बेटा जो ऑप्टिकल फाइबर आ गई है ना, आपके ऑप्टिकल फाइबर जो, जिसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी बूम कर गई है, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आपका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, इंटरनेट आपका बूम कर गया है, वो सारा के सारा जो ऑप्टिकल फाइबर पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है ना, सही है,
उसमें लाइट की मदद से हो रहा होता है, उस लाइट जो ट्रेवल कर रही होती है उस ऑप्टिकल फाइबर में, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से आपके डेटा को लेके प्रोसेस पे लेके जा रही होती है, ठीक है ना, विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है ना, इट इज मच मोर हायर इन योर ऑप्टिकल फाइबर्स देन योर कॉपर केबल्स। सही है। और वो जो ट्रांसफर करी होती है वो कौन सा फिनोमेना होता है? दैट फिनोमेना इज व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज क्लियर हो गई? नहीं। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। सही। अब मैं इन सबको लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब ये पूरा फिनोमेना थे, आपको समझ में आ गया क्रिटिकल एंगल क्या है, टू कंडीशंस क्या है, वो आप लिख लें। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, द एंगल ऑफ incidence which produces an angle of refraction of 90 डिग्री। यानी जिसमें वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? 90 डिग्री। दिस इज व्हाट? द क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, इसको हमने डिटेल में देख लिया था। यानी आपके पास ये वो एंगल था, यानी आपने एक ऐसा इंसिडेंस एंगल करवाया कि जिसके बाद आपकी जो लाइट रे है वो कैसे ट्रेवल हो रही है बेटा? इट पासेस नॉर्मल, यानी इट्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। सही है, ये चीज क्लियर हो गई। सही। दूसरा, अब हमारे पास कंडीशन है बेटा, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है? सही है, क्लियर है। सही। ठीक है, यानी अब आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। तब आपके पास जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला काम होती है। क्या है, यानी अब इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये जो है ग्रेटर है।
मेरा हमेशा ये सही नहीं मिल पाता। अच्छा, फिलहाल आप इसको समझ लेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों आई इक्वल्स टू आर है। ठीक है, और इसमें जो आई है वो ग्रेटर देन है किससे, क्रिटिकल एंगल से। सही, तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खुद जो अपनी डेफिनेशन है वो हम लिख लेते हैं। इट अकर्स व्हेन light ray does not cross the boundary between two media is totally reflected at the boundary. ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें अब एक चीज बेटा, इसमें क्रिटिकल एंगल अब आप कैसे निकालेंगे, वही जो तुम्हारा साइन लॉ था ना, फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, इसी को जो आपने स्नेल्स लॉ लगाया था, फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल भी आप निकाल सकते हैं। आपका स्नेल्स लॉ क्या था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। ठीक है। तो इस केस में बेटा आपके पास जो रिफ्रैक्टिव है एंगल वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि अभी हमारा टाइम शॉर्ट रह गया, अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस केस में बेटा, ये वाला पहला वाला केस है ना, इसमें हम निकालना है साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। एक और लॉ कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज, नीचे का उतार लिया अपने डेफिनेशन, कॉपी कर लिया। जी मिस। हाँ, एक और बेटा चीज कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है ना अप्लाई होता है आपका स्नेल्स लॉ में, ये यानी साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर इक्वल्स टू एन, जो आपने अभी पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। ठीक है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जब भी आप, फॉर एग्जांपल हम जो कंसिडर करते हैं ना इसको साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर, उसके अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं कि आपकी लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही होती है, लेस डेंसर से डेंसर मीडियम। ठीक है, लेकिन हमारे केस में जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिया उसमें हम डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में ट्रेवल करवा रहे हैं। तो जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे ना तो हम लाइट रे में जो डायरेक्शन है ना उसको अपोजिट कंसिडर करेंगे। आई थिंक ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट है, अगर समझ में आ जाता है तो गुड, अगर नहीं आता तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा करेंगे। हम इसके लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको उल्टा कंसिडर करेंगे, यानी आपकी लाइट यू ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यानी लेस डेंसर से डेंसर, तो इसमें फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लगाएंगे क्या, स्नेल्स लॉ, एन इक्वल टू साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 हो गया, तो तुम यहाँ पे साइन ऑफ 90 लगाओगे, साइन ऑफ 90